हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वेक्टर्स की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फिज़िक्स में। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको वेक्टर्स देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। और देन इसके बाद हम वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे। तो पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात आती है स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली बाय डेफिनेशन आर दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बस हमें इनका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है इन क्वांटिटीज़ को। और जैसे कि मास में मैं बोल दूंगा मैं कि यार 2 kg मास है, 2 kg मास है। या फिर लेंथ में बोल दिया मैंने कि 2 मीटर है, या फिर वॉल्यूम 4 kg पर मीटर क्यूब है। तो इसमें आप देखो तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि 2 kg या फिर 2 मीटर या फिर 4 kg पर मीटर क्यूब। सो दीज काइंड ऑफ क्वांटिटी दे डोंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन फॉर द रिप्रेजेंटेशन, ओके। सो दीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, ओके। एंड देन वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज। तो दोज आर द क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो इनको डिनोट करने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बस इनके मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, इनके साथ इसका डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि यार कोई बॉडी है, कोई बंदा है और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो अगर मैं केवल इस इन्फॉर्मेशन की बात करूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड, इस 2 मीटर पर सेकेंड में कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड जस्ट एज अ वैल्यू इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैं बोलूँ कि यार 2 मीटर पर सेकेंड वो जा रहा है ईस्ट में, अब मैंने उसको मेंशन कर दिया कि वो ईस्ट में जा रहा है, अब मेरे पास एक डायरेक्शन भी आ गया। तो नाउ दिस होल इन्फॉर्मेशन, द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, दैट विल कंस्टिट्यूट अ वेक्टर, ओके। तो वैसे ही तुम वेलोसिटी की बात हो जाएगी तुम्हारी, तो इसको पहले अगर बिना किसी डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन के जब मैं बात करूँगा तो उसको मैं बोलूँगा स्पीड। और स्पीड क्या है तुम्हारी, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैं मैग्नीट्यूड के साथ अगर मेरे पास डायरेक्शन भी होगा तो मैं उसको बोलूँगा वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली इसके और भी अदर एग्जांपल्स जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की भी बात करोगे तो तुम बस ये नहीं बोलते हो कि तुम 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो या फिर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। तुम बोलते हो कि 5 न्यूटन मैं किधर लगा रहा हूँ, ईस्ट में लगा रहा हूँ, वेस्ट में लगा रहा हूँ, लेफ्ट में लगा रहा हूँ, राइट में लगा रहा हूँ। ऐसा कुछ एक डायरेक्शन स्पेसिफाई होता है, तो वहाँ पे वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। सिमिलरली एक और इसमें कॉन्सेप्ट है नल वेक्टर, और उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। अब बाय डेफिनेशन ये बोलते हैं कि इट इज़ अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। लेकिन टेक्निकली आप देखो तो अगर कोई मैग्नीट्यूड इसमें नहीं है तो इस बेसिकली इट्स नथिंग, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कोई डायरेक्शन नहीं है तो मैं आर्बिट्रली कोई भी इसको डायरेक्शन असाइन कर सकता हूँ, बट दैट इज़ जस्ट अ टेक्निकल टर्म, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बस बोल दो कि कुछ नहीं है, वो एक नल वेक्टर है, ना कोई डायरेक्शन ना कोई मैग्नीट्यूड। सिमिलरली वी हैव कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है कि जिनका लाइन ऑफ एक्शन तुम्हारा सेम होगा, एक कॉमन लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो मैं बोलूँ 2 वेक्टर है, एक वेक्टर मेरा ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक वेक्टर, और दूसरा वेक्टर वो भी मेरा ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। ऑल्दो दे कैन हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड का मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि इसका लेंथ होगा 4 यूनिट और इसका लेंथ होगा 2 यूनिट, बट दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड दैट विल कंस्टिट्यूट अ कोलिनियर वेक्टर, ओके। कोलिनियर बोलने का मतलब यही है कि वो सेम डायरेक्शन में दोनों पॉइंट कर रहे हैं। पैरेलल बोलने का मतलब ये है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में। ऑल्दो कोलिनियर का मतलब मतलब नॉट नेसेसरली इन द सेम डायरेक्शन, जस्ट लाइक दे हैव टू हैव अ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। जैसे कि अगर ये मैं एक लाइन ऑफ एक्शन बोल दूँ तो एक वेक्टर मेरा इधर है, दूसरा वेक्टर भी या तो इसके पैरेलल भी हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकता है, तो वो एक कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 वेक्टर स्ट्रिक्टली अगर एक ही डायरेक्शन में, तो उनको बोलूँगा मैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बोलने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का मैं एंगल निकालूँ तो वो मेरा 0 डिग्री होगा। अगर 2 लाइन पॉइंट सेम डायरेक्शन में कर रही है तो इनके बीच का एंगल तुम्हारा कितना होगा, 0 होगा। सिमिलरली वी हैव एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में अगर एक किसी डायरेक्शन में तो दूसरा मेरा उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, कि उसका एंगल उन दोनों के बीच का कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो उसको एंटी पैरेलल बोलेंगे। कोप्लेनर बोलने का मतलब है कि मेरे सारे वेक्टर्स, जो भी जिन वेक्टर्स की बात हो रही है वो सारे एक प्लेन में। सपोज मैं बात कर रहा हूँ इस प्लेन ऑफ माई ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो मैंने एक प्लेन बना रखा है, तो यहाँ पे अगर एक वेक्टर इधर है
एक वेक्टर इधर है या फिर एक वेक्टर इधर है, तो दे आर इन द सेम प्लेन, ऑल्दो दे कैन हैव डिफरेंट डायरेक्शन बट दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। तो अगर सेम प्लेन में लाई कर रहा है तो उसको मैं बोलूँगा कोप्लेनर वेक्टर, सॉरी। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यार कोलिनियरिटी की तुम बात करते हो जिसमें तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, नॉट नेसेसरली पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब स्ट्रिक्टली तुम्हारा थीटा हैज़ टू बी 0, थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। एंटी पैरेलल में तुम थीटा हैज़ टू बी 180 डिग्री, एंड कोप्लेनर में मतलब सब सारे एक प्लेन में होंगे, ठीक है। तो ये एक क्विकली मैंने आपको बता दिया कि बेसिक डेफिनेशन रिगार्डिंग वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं, आगे अपने बात करते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन की। तो भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट आप कैसे करते हो? मैं बोल सकता हूँ कि कोई वेक्टर है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसे राइट हैंड साइड में मैंने दिखा दिया, या फिर कोई वेक्टर मेरा है ऐसे जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ मेरा थीटा डिग्री बना के जा रहा है, या फिर कोई वेक्टर मेरा ऐसे भी हो सकता है, और या फिर कोई वेक्टर हो सकता है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो मेरी तरफ आ रहा है। आई कैन नॉट शो इट राइट हियर बिकॉज इट्स कमिंग टुवर्ड्स मी, इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड सिंस कोई वेक्टर का परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन होगा, सपोज कर लो कोई एक लाइन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, बस आपको उस लाइन की टिप दिखाई देगी, तो दैट वेक्टर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर। तो ये आपको समझ में आ रहा हो कि ये रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा कोई अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो मैथमेटिकली अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ लाइक अ सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अपन जो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं वो अपना कार्टेशियन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी और एक जेड एक्सिस होगी। तो एक्स वाई सपोज इस प्लेन में और जेड इसके परपेंडिकुलर है। तो कोई भी वेक्टर होगा तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है 1, 2, 3, तो अगर मैं बोलूँ इस वेक्टर का इस पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर क्या है कि मतलब ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर मेरे को इसको पिन पॉइंट करना है तो मैं किस वेक्टर के थ्रू मैं इसको पिन पॉइंट कर सकता हूँ, वो एक पोजिशनल वेक्टर होगा। तो मेरे को क्या करना होगा, बस इसको ऑरिजिन से, ये अपना ऑरिजिन है, ऑरिजिन से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो वेक्टर बनाएगा, सपोज ये आर वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर इस 1, 2, 3 पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर है। अब इस आर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। इस आर का कोई एक्स कॉम्पोनेंट होगा, उसको मैं बोलूँगा आर एक्स, फिर एक आर का एक वाई कॉम्पोनेंट होगा, उसको मैं बोलूँगा आर वाई, और इसका एक जेड कॉम्पोनेंट होगा, उसको मैं बोलूँगा आर जेड। अब जो कॉम्पोनेंट आर एक्स है ना, उसको डिनोट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर का अपना हेल्प लेते हैं, आई कैप, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ आई कैप क्या है, जे कैप क्या है और के कैप क्या है। तो और जो वाई में होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जो जेड में होता है उसको के कैप। तो ये जो आर एक्स आई है, ये बेसिकली दिखाता है कि इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना कॉम्पोनेंट है, ये दिखाता है वाई डायरेक्शन में कितना कॉम्पोनेंट है, और ये दिखाता है जेड डायरेक्शन में कितना कॉम्पोनेंट है। तो सपोज कर लो कि अगर मैं बोलूँ 2i कोई वेक्टर है, तो 2i का मतलब कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, और डायरेक्शन क्या है, i का डायरेक्शन। i का डायरेक्शन मतलब x का डायरेक्शन। सिमिलरली अगर 5j है तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, और इसका डायरेक्शन है j के डायरेक्शन में, मतलब y के डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर मैं कोई बोलूँ कि वेक्टर मेरा 2i + 3j + 5k, इसका मतलब क्या है कि इसका जो x कॉम्पोनेंट है वो 2 है, इसका जो y कॉम्पोनेंट है वो 3 है, इसका जो z कॉम्पोनेंट है वो 5 है। तो सिमिलरली जो ये 1, 2, 3 ये जो पॉइंट है, इसको मैं अगर ijk के फॉर्म में लिखूँ, उसको ij के फॉर्म बोलते हैं, उसको लिखूँगा मैं तो बोलूँगा 1i + 2j + 3k। तो ये अपना हो जाएगा पोजिशन वेक्टर। अब 1 को डिनोट नहीं करते, तो जस्ट गोइंग टू बी i + 2j + 3k, ओके। तो ये अपना बेसिक हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वेक्टर जो मेन वेक्टर है आर वेक्टर 3 वेक्टर्स का समेशन है। ये 3 वेक्टर ये है, एक कोई एक्स कॉम्पोनेंट है, एक वाई कॉम्पोनेंट है, एक जेड कॉम्पोनेंट है, इन तीनों को मैंने सम कर दिया तो मेरे को ये फाइनल आर वेक्टर मिल जाएगा। तो ये आपको मैंने बेसिकली बता दिया कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर 2 पॉइंट है अपने पास, स्पेस में 2 पॉइंट है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो वेक्टर होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को फिर से पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको 2 पॉइंट्स दिखेंगे, एक पॉइंट है P1, और एक पॉइंट है P2। P1 का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो A1, B1 और C1, वैसे ही जो P2 की वैल्यू है वो है A2, B2 एंड C2। और मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरा जो वेक्टर है वो P1 से स्टार्ट हो रहा है और P2 पे एंड हो रहा है।
P1 पे स्टार्ट हो रहा है, P2 पे एंड हो रहा है, तो इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा। तो आप ये देखो कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे P1 से स्टार्ट हो रहा है, P2 से एंड हो रहा है, तो इस वेक्टर का जो रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A1 है, करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट है, सिमिलरली करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट B2 है, यहाँ पे B1 है, ये C2 है, यहाँ पे C1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये मैं P1 को यहाँ पे मैं ऑरिजिन से मैं ऐड कर सकता हूँ, और इसको P2 को मैं ऑरिजिन से ऐसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दो वेक्टर और बन जाएंगे, दो वेक्टर मेरे और बन जाएंगे। अगर मैं ऑरिजिन को O बोलूँ तो मैं साइड में फिर से अगर डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे आपका P1 है, यहाँ पे आपका P2 है, और यहाँ पे कहीं पे ऑरिजिन है। तो एक मेरा एक वेक्टर बनेगा जो O से P को जा रहा है, दूसरा वेक्टर बनेगा जो मेरा O से P2 को जा रहा है, और जो मेरा ओरिजिनल वेक्टर था जिसकी वैल्यू में निकालनी है वो P1 से P2 को जा रहा है, ठीक है। तो अब वेक्टर में एक वेक्टर एडिशन लॉ होता है, ठीक है। इसके बारे में हम और आगे डिटेल में प्रॉब्लम सॉल्विंग में बात करेंगे। तो ये बोलता है कि यार अगर मेरे को एक वेक्टर है जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे पॉइंट पे एंड हो रहा है, और दूसरा वेक्टर है जो जहाँ पे पहला वेक्टर एंड हुआ है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और किसी और पॉइंट पे एंड हो रहा है। तो जो फाइनल वेक्टर है जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल एंडिंग पॉइंट पे जो एंड हो रहा होगा वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये बोल रहा है कि जो वेक्टर ऑफ एडिशन है वो ये बोल रहा है कि यार O से P1 का जो वेक्टर है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। O से P1 एक वेक्टर है, अगर मैं इसमें P1 से P2 वाला वेक्टर ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा O से P2 वाला वेक्टर। ये आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। आप बुक में इसका अच्छे से डेफिनेशन देख सकते हो कि एग्जैक्टली वो बुकिश लैंग्वेज क्या है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द एसेंस। इज बेसिकली सेइंग कि यार यहाँ से O से P1 एक गया है वेक्टर, फिर एक P1 से P2 वेक्टर गया है, तो मेरा जो फाइनल वेक्टर होगा जो O से स्टार्ट होगा और P2 पे एंड होगा वो कैसे होगा, वो OP1 प्लस P1 P2। और ध्यान है अपने को क्या निकालना है, अपने को P1 P2 की वैल्यू निकालनी है, अपने को P1 P2 की वैल्यू निकालनी है। सो वी वांट टू फाइंड P1 P2 वेक्टर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट P1 P2 वेक्टर is going to be OP2 minus OP1, ओके। तो OP2 और OP1 अगर मैंने आपने ध्यान दिया पिछले सेगमेंट में, तो OP2 और OP1 बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं क्योंकि वो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं और उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे एंड हो रहे हैं। तो OP1 मैं निकाल दूंगा यहाँ से, OP1 हो जाएगा मेरा, सिंस उसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है A1 B1 C1 है, तो ये कितना हो जाएगा A1I प्लस B1J प्लस C1K। सिमिलरली OP2 कितना हो जाएगा यार, OP2 हो जाएगा A2I प्लस B2J प्लस C2K। अब मेरे को निकालना है P1 P2 इज बेसिकली OP2 माइनस OP1 माइनस OP1 करूँगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे OP2 माइनस OP1, अभी क्या A2I प्लस B2J प्लस C2K माइनस A1I माइनस B1J माइनस C1K। तो आपको देखो ऐसे मिलेगा A2I प्लस B2J प्लस C2K माइनस A1I प्लस B1J प्लस C1K। अब देखो यहाँ पे आई वाले जो कॉमन टर्म्स है उसको मैं ऐड कर दूंगा और बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो A2 माइनस A1I प्लस B2 माइनस B1J प्लस C2 माइनस C1K। तो ये मेरा हो जाएगा OP2 माइनस OP1, ये अपना है P1 P2 वेक्टर, ये अपने को निकालना था, तो ये अपना इस केस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का अपने को वेक्टर निकालना हो, कोई भी दो पॉइंट के बीच का वेक्टर निकालना हो और उन दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट वैल्यू अपने को दे रखी है, तो जहाँ से स्टार्ट होना है और जहाँ पे एंड होना है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट वैल्यू माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट वैल्यू करके करस्पॉन्डिंग वैल्यू के आगे I J और K अपन लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर P1 की वैल्यू होती 1, 2, 3, ये जो P1 का जो मतलब ये जो पॉइंट है P1 का जो लोकेशन है, P1 का लोकेशन है, और वैसे ही तुम्हारा P2 का लोकेशन है, नॉट वेक्टर, दिस P1 इज पॉइंट। P2 का जो लोकेशन है सपोज ये होता 3, 4, 3, ठीक है ऐसे। तो मेरे को अगर निकालना है यहाँ पे कि भाई जो P1 से P2 को जो वेक्टर जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, तो P1 P2 जो वेक्टर बनता वो क्या बनता, दिख रहा है यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल एंड अगेन फाइनल माइनस इनिशियल करस्पॉन्डिंग I J एंड K। तो 3 - 1 क्या कर दूंगा मैं, ये 3 - 1 कितना हो जाएगा, ये 2I प्लस 4 - 2 ये 2J
प्लस 3 माइनस 3 0 k। तो जो p1 p2 वेक्टर है ये 2i प्लस 2j, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में i प्लस j। तो ये आपका हो गया बेसिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कैसे वेक्टर को स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई और जेड के टर्म्स में, और किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो अपने को वेक्टर अगर निकालना हो तो वेक्टर अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है,